जी। नमस्कार साथियों। जैसे कि आप लोगों को पहले ही सूचित किया गया था, आज जो है हम लोग संविधान सभा की एक बैठक कर रहे हैं और संविधान सभा का प्रारूप क्या होगा, कैसे क्रियान्वयन होगा, उस विषय पर हम लोग विचार करेंगे। तो कुछ साथी हमारे साथ ऐसे भी जुड़े हैं जो पहले इस विषय से नहीं जुड़े थे या नए साथी हैं। तो पहले हम लोग संविधान सभा पर विचार कर लेंगे और ये आज जो तारीख ली गई है, इस तारीख को चुनने का कारण क्या है। तो आप लोग अगर ध्यान देंगे तो आज जो है वो 26 नवंबर है और 26 नवंबर 1949 को ही भारत की जो संविधान सभा है उसने संविधान को स्वीकार कर लिया था और व्यवस्था के रूप में इसे 26 जनवरी 1950 को जो है भारत के संविधान के रूप में जो है स्वीकार कर लिया गया था। इसीलिए आज हम लोगों ने है 26 नवंबर का दिन चुना, क्योंकि आज संविधान दिवस भी है। अब जब हम संविधान की बात करते हैं तो पहले ये समझना आवश्यक है कि आखिर संविधान की आवश्यकता क्या है, संविधान क्या है। क्योंकि कुछ हमारे नए साथी भी जुड़े हैं, इसलिए इसकी पृष्ठभूमि को रखना जो है वो थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है। हम भारत समेत अगर दुनिया भर में बात करें तो दुनिया भर में अगर आप देखेंगे तो जितने भी देश हैं वहां पर जब संविधान बना तो सारे संविधान जो है वह संविधान सभा के द्वारा बनाए गए। लेकिन एक खास बात, एक कॉमन चीज सभी देशों में दिखाई देती है कि जितने भी देशों में संविधान सभा बनी वो संविधान बनाने के बाद जो है डिसॉल्व हो गई, यानी कि संविधान सभा को समाप्त कर दिया गया। यहाँ प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि अगर संविधान सभा का दायित्व केवल संविधान बनाने तक सीमित है और उसके बाद अगर उसका कोई उपयोग नहीं है तो फिर हम लोग एक नई संविधान सभा पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि भारत का संविधान तो पहले ही बन चुका है, अर्थात संविधान सभा का निर्माण जिस उद्देश्य से किया गया था वो उद्देश्य तो पूर्ण हो चुका और दुनिया भर में ऐसी ही व्यवस्था है। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि संविधान सभा की अब आवश्यकता ही क्या है। तो अगर आप संविधान सभा को केवल इस तरह से देखते हैं कि संविधान सभा का काम केवल संविधान बनाने तक सीमित है, तब तो उस परिप्रेक्ष्य में ये बात ठीक है कि संविधान सभा ने ने संविधान बनाया और वो डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन जब हम संविधान सभा के स्ट्रक्चर पर और बारीकी से विचार करते हैं कि क्या इसके कुछ और भी प्रयोग हो सकते हैं, संविधान सभा और क्या क्या कर सकती है या इसकी आवश्यकता क्यों है, तब पहले हमें जो है संविधान को समझना पड़ेगा। संविधान सभा को समझने से पहले संविधान क्या है। संविधान क्या है, जैसे आप लोग अपने परिवार में कोई एक नियम बनाते हैं वो परिवार का संविधान है। कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी अपना एक आंतरिक संविधान बनाती है। उसी तरह से एक राष्ट्र की व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान सभा, जो संविधान की आवश्यकता पड़ती है, और उस संविधान को बनाने वाले जो लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है संविधान सभा का सदस्य, या उसी को हम लोग संविधान सभा नाम दे देते हैं। तो इस तरह से जब भारत लोकतांत्रिक देश बना, अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत को जो है वह गणतांत्रिक देश या लोकतांत्रिक देश जो है मान लिया गया। संविधान को जो है हमारी व्यवस्था में स्वीकार कर लिया गया। लेकिन इस संविधान बनने के कुछ समय बाद ही जब हम भारत की व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हैं तब वहां देखते हैं कि वहां कई सारी गड़बड़ियां शुरू हो जाती है। जैसे 1952 में ही आप देखेंगे तो 1952 में ही इस संविधान को लेकर खींचतान शुरू हो जाती है और वहां पर दिखाई देता है कि जो है संसदीय सर्वोच्चता की लड़ाई चालू हो जाती है। एक मिनट जरा आप लोग कॉल पे रहिए, रामवीर जी का फोन आ रहा है। हेलो। विजेश जी, आपकी माइक म्यूट हो गई है। थोड़ा विषय रख रहा हूं ना, तो थोड़ा ज्ञानेंद्र जी बात, ज्ञानेंद्र जी आप रामवीर जी को जरा कांटेक्ट कर लीजिएगा। किसको?
रामवीर जी को जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे हो। ठीक। जी, तो ठीक है, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो हम लोग संविधान सभा पर विचार कर रहे हैं कि संविधान सभा की और क्या आवश्यकता हो सकती है। संविधान के विषय में मैंने कहा, संविधान क्या है? एक व्यवस्था का लिखित दस्तावेज है। व्यवस्था कैसी? तो व्यवस्था समाज की व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था। और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं तो लोकतंत्र में दो चीजें आती हैं, एक लोक है और दूसरा तंत्र है। लोक का अर्थ हम समाज से लेते हैं और तंत्र का जो अर्थ हम वो सरकार से, राज्य से लेते हैं, या उसी को हम लोग न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका का समन्वित स्वरूप भी कह देते हैं। अर्थात समाज ने राज्य की नियुक्ति की और किसी उद्देश्य से की। आखिर उद्देश्य क्या हो सकता है? तो वो उद्देश्य है सुरक्षा और न्याय। राज्य को अगर आप वर्णाश्रम व्यवस्था में देखेंगे तो राज्य क्षत्रिय की भूमिका में होता है, अर्थात राज्य की नियुक्ति तो की गई थी जो है सुरक्षा और न्याय के लिए। अब वर्तमान व्यवस्था को आप देखेंगे तो सुरक्षा और न्याय की क्या स्थिति है जिसके लिए राज्य की स्थापना की गई थी। तो आपको दिखाई देगा कि न्यायपालिका में लगभग 5 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग है और हर साल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। न्यायपालिका के पास इसका कोई समाधान नहीं है, किस प्रकार से समाधान निकाला निकाला जाए। और एक तो उनके पास संविधान समाधान नहीं है, दूसरा जो है वो लोग लगातार जो है व्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहे हैं, अर्थात अपने काम को छोड़ करके वो दूसरे काम में लगे हुए हैं। यहाँ प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि आखिर गलती किसकी है? न्यायपालिका अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रही है, विधायिका अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रही है, और लोकतंत्र में जो लोक है अर्थात समाज है, उसने जब राज्य की स्थापना की तो उस समाज का राज्य के ऊपर कोई भी अंकुश, कोई भी नियंत्रण नहीं है। वास्तव में आप देखेंगे तो लोकतंत्र में लोक जो है वह नियोक्ता है, अपॉइंटेड है, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। और जो तंत्र है या सरकार है वो अपॉइंटेड बाय द पीपुल्स ऑफ इंडिया है, अर्थात वो नियुक्त किया गया है। आदर्श स्थिति में नियोक्ता जो होता है वह नियुक्त करने वाले के ऊपर नियंत्रण करता है, अर्थात आपने अगर सरकार को चुना है तो सरकार के ऊपर आपका नियंत्रण भी होना चाहिए। लेकिन अगर सरकार पर पूरा नियंत्रण हो जाएगा तो सरकार काम कैसे करेगी? इसका ये अर्थ है कि सरकार के पास अपनी भी कुछ शक्तियां तो होनी चाहिए, लेकिन उन शक्तियों की एक सीमा रेखा है, अर्थात वो अपनी जो उनकी सीमा है उस सीमा के भीतर ही कार्य कर सकते हैं। उससे बाहर जब वो निकलते हैं तब वो जो है अधिकारों की छीना झपटी में लग जाते हैं। और यही स्थिति 1952 के बाद जो है भारत में न्यायपालिका और विधायिका के बीच में रही। दोनों जो है अधिकारों की छीना झपटी में लग गए। अभी आप ताजा जो मामला देखेंगे, जो कुछ समय पहले जो घटित हुई थी एक घटना, जहां पर तमिलनाडु की सरकार ने एक विधेयक लेकर के आई और बिना राष्ट्रपति की सहमति के न्यायपालिका ने जो है उसको कानून बना दिया। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपनी जो शक्ति है उस शक्ति का दुरुपयोग था। अनुच्छेद 142 का जो है वो दुरुपयोग किया गया और बाद में न्यायपालिका को ये समझ में आया कि हमने जो है गड़बड़ी कर दी है, तो न्यायपालिका को बाद में अपना ही फैसला वापस लेना पड़ा। और ऐसे एक नहीं अनेकों मामले हैं जहां न्यायपालिका जो है अपने ही फैसले पलटने में लगी हुई है। यहां पर प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि आखिर इसकी क्या आवश्यकता पड़ रही है? तब हमें दिखाई देता है कि इन सभी समस्याओं के मूल में जो है वह भारत का संविधान है, क्योंकि ये संविधान जो है वह सिर्फ छीना झपटी का एक संविधान बनकर रह गया है, जिसे न्यायपालिका अपने कब्जे में लेना चाहती है और विधायिका जो है अपने कब्जे में करना चाहती है। लेकिन वास्तव में लोकतंत्र में जो लोक है, समाज है, मालिक है, जो इस देश के 140 करोड़ लोग हैं, उनके अधीन यह संविधान होना चाहिए। तो फिर एक गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि अब संविधान हम अगर सभा बना भी देते हैं तो इसका उपयोग क्या रहेगा? क्योंकि संविधान तो बन चुका है और संविधान संशोधन का जो अधिकार है वो हमने संसद को दे दिया है, और जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वास्तव में वो हमारे ही द्वारा चुने गए हैं। तो ये मान करके चलना चाहिए कि उनके द्वारा कोई संशोधन होता है तो वो जनता का ही मत मान लेना चाहिए। लेकिन यहां पर देखा जाए तो पावर, इकोनॉमी और राइट्स, इन तीनों का डिसेंट्रलाइजेशन करने की आवश्यकता है। ये ऐसा ही है कि हमने एक सिक्योरिटी गार्ड को हमने हथियार पकड़ा दिया और उसने वही बंदूक जो है हमारे ऊपर तान दी। अब हम लोग क्या करें, क्योंकि हमारे पास तो कोई हथियार है नहीं। ऐसे ही भारत में जो है इमरजेंसी लगाई गई
और भविष्य में भी इमरजेंसी लग जाए, इस देश के लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए जाएं, तो हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। व्यवस्था जो है वो सारी की सारी उनकी है, संसद की है, संसद ही सर्वोच्च है और शक्तिशाली है। और ये व्यवस्था जो हमने ली थी, ये ब्रिटेन से ली थी। तो जब हमने दुनिया भर से सब कुछ उठाया, कॉपी किया, तो हमने भी यही मान लिया कि जैसे दुनिया के अन्य देशों में संविधान सभा की आवश्यकता नहीं है, या फिर संविधान निर्माण के बाद उसे डिसॉल्व कर देना चाहिए, वही व्यवस्था भारत में भी लागू हुई। लेकिन जब हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ करके देखते हैं, तब मुझे दिखाई देता है कि वास्तव में संविधान सभा जो है वह समाज का प्रतिनिधित्व करती है। संसद को कानून बनाने तक सीमित रहना चाहिए, और संविधान संशोधन की जब बात आती है तो उसमें संविधान सभा की सहभागिता होनी चाहिए, जनता की सहभागिता होनी चाहिए, भारत के 140 करोड़ लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। सुनने में अव्यवहारिक लग सकता है, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ये ठीक है। और जब कोई बात सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ठीक होती है किंतु अव्यवहारिक होती है, तो फिर उसे व्यवहारिक कितना किया जा सकता है, इस पर एक विचार कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से मुझे दिखाई देता है कि एक संविधान सभा बननी चाहिए। अब संविधान सभा का काम क्या क्या हो सकता है अगर संविधान सभा बनती है तो? हम लोग जिस उद्देश्य से बैठे हैं और लगातार इस विषय पर विचार कर रहे हैं, तो मुझे दिखाई देता है कि संविधान सभा के कई काम हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला काम देखा जाए, तो भारत में आप देखेंगे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इनके बीच जो है लगातार टकराव की स्थिति बनी रहती है। इस टकराव की स्थिति को कैसे रोका जाए? तो इस टकराव की स्थिति को रोकने के लिए एक संविधान सभा की आवश्यकता है। अर्थात जो संविधान सभा है वह न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों की सीमा रेखा तय कर सकती है, ताकि इनमें आपस में टकराव न हो। लेकिन अगर संविधान सभा नहीं होगी और यही खींचतान की स्थिति लगी रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि इस देश में या तो संसदीय लोकतंत्र रहेगा या तो न्यायिक लोकतंत्र रहेगा, लेकिन इस देश में कभी भी जो है वह जनता का शासन नहीं आ पाएगा, जनता की सहभागिता तय नहीं हो पाएगी। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, संविधान सभा का एक काम और हो सकता है, वो है हमारे जो सांसद हैं, विधायक हैं, या हमारे द्वारा चुने गए जो नेता हैं, उनकी उच्च श्रृंखलता पर नियंत्रण कैसे रखा जाए। क्योंकि भारत की जो जनता है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है और जो पार्लियामेंट है वो अपॉइंटेड है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी अपॉइंटेड पर कैसे नियंत्रण रख सके, इसकी जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था भी अगर देखा जाए तो संविधान सभा के द्वारा जो है निर्धारित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जब आप लोग अपने घर पर किसी नौकर की नियुक्ति करते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, उसका वेतन भत्ता तय कर लेते हैं। आज वर्तमान स्थिति क्या है कि हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि अपना वेतन भत्ता स्वयं तय करते हैं। अर्थात एक बार हमने उन्हें चुन करके भेज दिया, उसके बाद वो चाहे मनमाना वेतन बढ़ा ले। और आप लोग एक बात और देखते होंगे कि हमारे यहाँ चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, वो किसी भी विषय पर टकरा जाए, लेकिन जब बात आती है वेतन भत्ते की तो दोनों एक साथ हो जाते हैं। अर्थात जब वेतन बढ़ाना है तो दोनों में कोई टकराव नहीं होता है। फिर प्रश्न खड़ा होता है कि जिनको हमने चुन करके भेजा है, या हमने अपने परिवार में एक नौकर की नियुक्ति की, या हमारा प्रतिनिधि है या हमारा प्रबंधक है, क्या उसको यह अधिकार हो सकता है कि वो अपना वेतन स्वयं तय कर ले? और यदि उसको ये अधिकार प्राप्त है, तो फिर वो मनमाना वेतन कितना भी बढ़ाते चला जाएगा। इस परिस्थिति में देखते हैं तो एक संविधान सभा की आवश्यकता पड़ती है, जो उनके वेतन भत्ते भी तय कर सकती है। अर्थात एक तो संविधान सभा संविधान संशोधन का काम करेगी ही, और वो संविधान संशोधन जब संविधान सभा से पारित हो जाता है, उसके बाद वो जाता है संसद के पास। यदि संसद से भी पारित हो जाता है, तब वह जाता है राष्ट्रपति के पास। और यदि राष्ट्रपति से भी जो है वह पारित हो जाता है, तब जो है उसे व्यवस्था में स्वीकार किया जा सकता है। ये एक प्रोसेस, ये एक मेथड हम लोगों ने सोचा। अब अगर हम ये अधिकार केवल और केवल संसद को ही दे दे एकमात्र, तब समस्या ये खड़ी हो जाती है कि सारी की सारी पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो जाती है। और जहां सेंट्रलाइज सिस्टम होगा वहां तानाशाही का एक विकल्प खुला रहता है। तो शक्ति एक के पास हो, इससे अच्छा है कि तीन के पास हो जाए। और यदि इन तीनों में से भी कोई वीटो कर देता है, तो वीटो करने के पास की स्थिति में जो है वो जनमत संग्रह किया जा सकता है।
ये थोड़ा-सा प्रैक्टिकल भले ही ना लगता हो कि भारत में 140 करोड़ लोग हैं, तो जनमत संग्रह किस तरह से किया जाएगा? तो जनमत संग्रह के तरीकों पर विचार किया जा सकता है। जैसे भारत में अभी तक जो प्रस्तावित संविधान संशोधन है, शायद 129-30 के आसपास रहे होंगे, जिसमें से 106 जो हैं वो पास हुए हैं। तो हर साल आप देखेंगे तो लगभग 1-2 जो संविधान संशोधन है, 1 डेढ़ तो मानकर चलिए। इस परिस्थिति में अधिकांशतः देखेंगे संभावना ये बनती है कि संविधान सभा, संसद और राष्ट्रपति, इन तीनों के बीच में अधिकांशतः मामलों में सहमति बन ही जाएगी। लेकिन कहीं कोई डिस्प्यूट होता है, उस परिस्थिति में जनमत संग्रह के तरीकों पर या अन्य तरीकों पर विचार किया जा सकता है। लेकिन हमको संविधान संशोधन में समाज की सहभागिता तय करनी पड़ेगी। आप रैंडम नंबर सिस्टम को अपनाइए या फिर आप ग्राम सभाओं को ये अधिकार दीजिए कि एक ग्राम सभा का एक वोट मान लीजिए, या फिर आप ये मान करके चलिए कि जो हमारे यहाँ परिवार सभा बनेगी या परिवार में एक मुखिया होगा, उस मुखिया का एक वोट मान लीजिए। और अगर एक परिवार में 5 लोग हैं और मुखिया वोट डालता है, तो ये माना जाएगा कि 5 वोट पड़ गए हैं। इस तरीके पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन कुल मिला-जुला करके संविधान संशोधन में जनता की सहभागिता होनी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण विषय है और इसके लिए जो है हम देखेंगे संसद की जगह अगर संविधान सभा हमारा प्रतिनिधित्व करती है, तो वो एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और संविधान सभा जो है वह भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण कर सकती है। संविधान सभा भ्रष्टाचार पर कैसे नियंत्रण कर सकती है? तो इस पर यह विचार करना होगा कि आखिर कोई भी व्यक्ति नेता मंत्री बनना ही क्यों चाहता है? मुझे जो दिखाई देता है कि सत्ता में सब कुछ है, वहाँ पर आपके पास शक्ति भी है, पैसा भी है और सम्मान भी है। तीनों चीज़ें तो सब कुछ तो प्राप्त हैं, इसीलिए हर व्यक्ति जो है सत्ता में जाने का प्रयास करता है। लेकिन जब संविधान सभा का गठन हो जाता है, तो संविधान सभा की जब बैठक होगी, तभी केवल उन्हें वेतन भत्ते प्राप्त होंगे। इस परिस्थिति में आप देखेंगे तो जो संसदीय व्यवस्था है, उसके ऊपर अपने आप एक नियंत्रण लग जाता है, एक अंकुश लग जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो लोग सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, अगर उन्हें कोई भी लाभ प्राप्त न हो, तो बहुत अधिक संभव है कि वो जो है भ्रष्टाचार भी ना करें या फिर उनके कार्यों को सीमित कर दिया जाए। जैसा कि जयप्रकाश नारायण का कहना था कि हम 5 चीज़ें देखते हैं, सरकार के पास वित्त, विदेश, न्याय, सुरक्षा और पुलिस, ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। अर्थात सरकार की शक्ति जो है वह जितनी अधिक डिसेंट्रलाइज़ हो जाए, उतना अच्छा है और उतनी जनता की सहभागिता बनी रहेगी। इसके अलावा जो है लोकपाल समिति का जो गठन है, वह भी संविधान सभा के द्वारा किया जा सकता है। अभी तक जो लोकपाल समिति का जो गठन है, वो जितनी मेरी जानकारी है शायद राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति क्या है, सभी जानते हैं भारत में राष्ट्रपति एक स्टाम्प पेपर से अधिक कुछ नहीं है। और न्यायपालिका ने जिस प्रकार से राष्ट्रपति के अधिकारों को बाधित किया, वो दिखाता है कि राष्ट्रपति जो है उसको सुनने वाला या उसको मानने वाला इस देश में न तो विधायिका ऊपर मानती है, न तो इस देश में जो है न्यायपालिका उसे ऊपर मानती है। जबकि वास्तव में राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक होता है और बाकी जो हमारी न्यायपालिका है वह समीक्षक है। आप विचार करिए कि समीक्षक जो है वह संरक्षक को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। कारण क्या है? क्योंकि उसके हाथ में संविधान है, उसने अपने आप को संविधान सभा घोषित कर लिया है। लेकिन अगर उससे निकल कर के ये संसद के पास भी चला जाए, उस परिस्थिति में भी जनता की सहभागिता कहाँ रह जाती है? इसलिए एक संविधान सभा की जो है आवश्यकता पड़ती है और लोकपाल समिति जो है, वह सीधे-सीधे जो है संविधान सभा के द्वारा जो है, वो चुनी जानी चाहिए। इसी प्रकार से परिवार के मामले हों, गाँव के मामले हों, समाज के मामले हों, इनमें अगर कोई आपसी टकराव होता है, तो वहाँ पर जो है उस टकराव को रोकने के लिए वहाँ या फिर वहाँ पर व्यवस्था का निर्माण करने के लिए भी जो है, वह संविधान सभा का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये कुछ मैंने आप लोगों के सामने बातें रखी कि संविधान सभा की क्या आवश्यकता है। जैसे दुनिया में सोचा गया अगर हम उसी प्रकार से सोचेंगे तो वास्तव में संविधान सभा की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम विकेंद्रित व्यवस्था की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे कि समाज का एक अपना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जब हम बात करते हैं कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होना चाहिए, संसदीय तानाशाही पे या न्यायिक तानाशाही पे नियंत्रण होना चाहिए, जिन तीनों इकाइयों के बीच समन्वय की स्थिति होनी चाहिए, तब हमें संविधान सभा की जो है भूमिका दिखाई देती है।
पूरी दुनिया में इस प्रकार का कोई रिसर्च या इस प्रकार का कोई विचार मंथन नहीं चल रहा है। एकमात्र हम लोग हैं जो बैठ करके इस विषय पर विचार करते हैं। और लंबे समय तक विचार मंथन चिंतन करने के बाद हम लोगों ने ये महसूस किया कि नहीं, एक संविधान सभा का गठन तो होना चाहिए। और इस कारण से जो है वो हम लोगों ने आज 26 नवंबर का दिन चुना कि 26 नवंबर को जो हमारी संविधान सभा बन रही है, उस संविधान सभा पे सभी लोग अपने विचार रखें। और जो वेबसाइट बनी थी, उस वेबसाइट पे आप में से अधिकांशतः लोगों ने जो है रजिस्ट्रेशन कर लिया है। लगभग जो इस चर्चा में है उन सभी का तो रजिस्ट्रेशन हो ही चुका है। बाकी जो है संविधान सभा पर हमारे जो मार्गदर्शक मंडल का जो हमारे मार्गदर्शक हैं, बजरंग मुनि जी जो हैं, वो विचार रखेंगे, वो आगे बढ़ाएंगे। और उसकी उसी के साथ जो है आज हम लोग अपने संविधान सभा के अध्यक्ष की जो है वो भी घोषणा करेंगे अंत में। तो मैं बाबा जी से चाहूंगा कि बाबा जी इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। कि मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि हम लोगों ने संविधान सभा का कार्यक्रम किस प्रकार शुरू किया। तो आज ये पहली बैठक है हम लोगों की। हम चाहते हैं कि संविधान सभा में की बैठकों में संविधान पर ही चर्चा हो, ज्यादा संविधान से इतर हम लोग विषय नहीं रखेंगे। वो तो प्रतिदिन हम लोग रात को चर्चा कार्यक्रम में रखते ही हैं। उसमें अन्य सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, अन्य कई प्रकार की चर्चाएं होती हैं। लेकिन संविधान की सभा की जब बैठक होगी, ये बैठक हम लोगों ने सोचा है कि हर 3 महीने में एक बार होगी। मतलब 4 बैठकें होंगी। 4 में से एक बैठक तो प्रत्यक्ष होगी, जो वार्षिक कार्यक्रम में होगी। वो तो सब लोग उपस्थिति के इस आधार पर होगी। और बाकी 3 बैठकें जो होंगी वो जूम पर होंगी। ये हम लोगों ने सोचा है। हर बैठक के लिए जो 4 बैठकें होंगी, तो हर बैठक में उपस्थित लोगों में से कोई अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष हर बैठक में हमेशा बदल जाया करेगा। इस तरह से वो बैठक का अध्यक्ष होगा। ये हम लोगों ने सोचा है। संविधान सभा की बैठकों में जो भी लोग आएंगे, वे पूरी तरह स्वतंत्रता से अपनी बात रखेंगे। जिस तरह हम लोग चर्चा में भी रखते हैं, तो उसी तरह पूरी स्वतंत्रता से अपनी बात रखेंगे। और हम लोग यदि कोई प्रस्ताव पारित करेंगे, भरसक तो प्रस्ताव पारित करने से बचेंगे। लेकिन अगर कोई प्रस्ताव पारित करना होगा, तो उस प्रस्ताव को जो पारित नहीं करेंगे हम लोग, उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के बाद प्रस्ताव बनाएंगे। और अगली जब संविधान सभा की बैठक हमारी 3 महीने बाद होगी, उस बैठक के शुरू में उस प्रस्ताव को रखकर और उसको पारित कराएंगे। ये हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे कि बस बैठक में ही प्रस्ताव आया और प्रस्ताव फटाफट पारित हो गया। तो वो अगली बैठक में पारित होगा प्रस्ताव। इतनी हम लोग सतर्कता रखेंगे। ये प्लान बनाया गया है। तो ये इस प्लान के मुताबिक आज की जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। और लोग बताइए। मैं तो आपको 1-2 मिनट में इतना बता दूं कि संविधान बनाने वालों ने अन्य सारी, चाहे जानबूझकर किए हो या भूल से कार्य हुए हो संविधान में, लेकिन संविधान संशोधन का अधिकार तंत्र को देना यह जानबूझकर की गई गलती है। क्योंकि संविधान सभा ने ही अपने को संसद घोषित कर दिया था। वही लोग अपने को संसद बन गए और वही लोग संविधान सभा भी बन गए। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आई
कि तंत्र हमेशा लोक का मैनेजर होता है, संरक्षक नहीं होता है। संरक्षक को हम लोग कस्टोडियन में कहते हैं। तो लोकतंत्र में लोक मालिक होता है, तंत्र मैनेजर होता है। लेकिन संविधान सभा के नहीं होने के कारण तंत्र ने अपने को संरक्षक घोषित कर दिया। संरक्षक कब घोषित होता है? जब मालिक पागल हो, गंभीर रूप से बीमार हो, अक्षम हो। तो तंत्र ने लोक को अक्षम अयोग्य घोषित कर दिया और अपने को कस्टोडियन घोषित कर दिया। और सबसे बड़ा घपला ये हुआ कि अगर मालिक मान लीजिए अक्षम है या नाबालिग है, तो भाई बालिग होगा या वो स्वस्थ होगा, तो उसको बालिग या स्वस्थ घोषित कौन करेगा? तो तंत्र ने कहा कि मैं घोषित करूंगा। अब आप सोचिए कि 70 साल बीत गए, 500 साल बीत जाएंगे, 1000 साल बीत जाएंगे, मालिक कभी स्वस्थ घोषित होगा ही नहीं, नाबालिग ही माना जाएगा। क्योंकि जिस दिन मालिक स्वस्थ हो जाएगा तो तंत्र तो मैनेजर हो जाएगा। फिर ये बड़ा भारी घपला है। इसलिए एक संविधान सभा होनी ही चाहिए। एक आपको और कारण बताएं कि संविधान बनाने वालों ने संविधान सभा को भंग किया था, लेकिन संविधान सभा के सारे अधिकार राष्ट्रपति को दे दिए गए थे। इसका मतलब यह है कि संविधान बनाते समय यह तय हुआ कि संसद या न्यायपालिका या कोई भी अगर कोई ऐसा संविधान संशोधन करते हैं तो राष्ट्रपति के दस्तखत अनिवार्य होंगे और राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ही वह मान्य होगा। सन 71 में इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती करते हुए राष्ट्रपति के अधिकार छीन लिए और छीन करके उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के दस्तखत महत्वहीन नहीं है, राष्ट्रपति को दस्तखत करना ही होगा। राष्ट्रपति न उस बिल को रोक सकते हैं न इनकार कर सकते हैं। ये सन 71 में राष्ट्रपति के पावर छीन लिए गए और इसका मतलब यह है कि संविधान सभा की सारी शक्तियां उस समय विधायिका के पास आ गई। सारी राष्ट्रपति की भी सारी शक्तियां विधायिका ने छीन ली और तब 2 साल के बाद न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया और तब से वो लड़ाई चल रही है। तो इस लड़ाई को न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका के बीच जो टकराव शक्तियों का चल रहा है, इन शक्तियों के टकराव को टालने के लिए हम लोगों ने ये प्रस्ताव दिया है कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। और वो संविधान सभा यदि आज बना भी दी जाए तो जब तक उस पर गंभीर चिंतन मंथन नहीं होगा तब तक वो संविधान सभा तत्काल कुछ कर भी नहीं पाएगी, क्योंकि फिर तो वैसा ही संविधान बन जाएगा जैसा वो चाहेंगे नेता लोग। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि संविधान सभा के संबंध में पूरी चर्चा करते हुए एक प्रशिक्षण तरीका हम लोग करते रह जाएं संविधान के विषय में। और जब संविधान सभा बने तो ऐसे प्रशिक्षित लोग ही उस संविधान सभा में जाएं। यही सोचकर हम लोगों ने इस संविधान सभा के कार्य की आज से शुरुआत की है। ये मैंने आपके सामने संक्षेप में बता दिया है और आगे आप बैठक को आगे बढ़ाइएगा।
जी। तो संविधान सभा के विषय में थोड़ा सा और विस्तार दिया बाबा जी ने, और संविधान सभा के विषय में ये भी बताया कि हम लोग 3 माह में जो है एक बैठक करेंगे। उद्देश्य भी बताया कि संविधान सभा में ऐसे गंभीर विचारक हों, चिंतक हों, जो तार्किक स्तर पर हों, तर्क से अपनी बात रख सकें। और इसीलिए इस संविधान सभा का हम लोग गठन कर रहे हैं, ताकि हम लोगों की संख्या भी बढ़ते रहे, गंभीर विचारक और चिंतक जो हैं वो जुड़ें और इस विषय को समझने का प्रयास करें। बाकी मैं ज्ञानेंद्र जी से चाहूंगा, ज्ञानेंद्र जी इस विषय को आगे बढ़ाएं। भाई साहब, इस विषय पर हम सभी का चर्चा लेते रहेंगे। बस एक जी जी। है कि किन्हीं कारणों से कुछ सिस्टम में दिक्कत आ गई थी, तो ये मीटिंग 1 मिनट बाद थोड़ी देर के लिए बंद होगा। लोग तुरंत ठीक है। फिर दोबारा क्लिक करके जुड़ जाएंगे, तो कोई समस्या नहीं आएगी। आप लोग चर्चा को आगे बढ़ाते रहें। ठीक है। तो ज्ञानेंद्र जी, इसके संबंध में अगर कुछ आप कहना चाहें या किसी और साथी का कोई सुझाव हो, तो सुझाव भी दे सकते हैं। इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत सारे साथी हैं जो लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निरंतर जुड़ रहे हैं। वो कुछ ये भी बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है वो हम लोगों को सुधार करने की आवश्यकता है, फीडबैक क्या है, और किस तरह कुछ जो है वो भी मार्गदर्शन भी कर सकते हैं कि हम लोग जो है और अच्छा क्या करें। तो दोनों चीजें अपनी रख सकते हैं, ड्रॉबैक भी रख सकते हैं, फीडबैक भी रख सकते हैं अपना, उसका किस तरह से हम लोग। और अब इसका इसे सजा मिल रही है, तो ये इसका एक प्रकार से विरोध कर रहा है। ये विरोध नहीं है। असल बात यह है कि संसद के जो गलत रूप में बनी है, जो लोक प्रतिनिधित्व का के सिद्धांत का बिल्कुल पालन नहीं करती, ये माना जा सकता है, माना नहीं जा सकता, साबित है दुनिया के सामने। माने जाने तक की बात नहीं बची है। अनेक बार साबित हुआ है, जब समाज की कसौटी के विरुद्ध समाज में कानून बने हैं, खुद उन्हीं लोगों के लिए कानून बने हैं जो कह रहे हैं कि कानून का यह अस्तित्व समाज के अनुकूल नहीं है। जब कानून सरकार इस प्रकार बना रही है कि जो जनता सरकार का चुनाव कर रही है, उसी के लिए कहा जा रहा है कि कानून सड़क पर नहीं बनते। जिन्हें कानून बनाना हो संसद आए, और संसद आने का तरीका बना दिया गया है कि 543 जल्लाद का एक चुनाव का तरीका बना दिया गया है कि कौन आदमी कहां से चुनाव लड़ेगा, ये पार्टी का कोई हाई कमान तय कर देगा। ये बात सभ्यता के लिए शर्मनाक है कि लोकतांत्रिक पार्टियों की कोई हाई कमान होती है। समाज के पब्लिक डोमेन में ये बात जानी चाहिए कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई हाई कमान कैसे हो सकती है। अक्सर ये जिक्र पढ़ने के लिए अखबारों में मिलता है, सुनने के लिए समाचारों में मिलता है, तर जगह जगह बातें होती हैं। कांग्रेस हाई कमान ने ऐसा कहा, भाजपा हाई कमान ने ऐसा कहा, बसपा सुप्रीमो ने ऐसा कहा। जब ये हाई कमान और सुप्रीमो हैं, फिर लोकतंत्र का जिक्र करते हुए कम से कम समाज के प्रत्येक प्रतिनिधि को शर्म आनी चाहिए। लोकतंत्र बचा कहाँ? जब 150 करोड़ आबादी का नैरेटिव 543 लोग करने लगे, और उन 543 लोगों का चुनाव इस शर्त पे हुआ हो कि कोई पार्टी का मुखिया या सुप्रीमो या हाईकमान उसका नाम तय कर देता है, तो ये शर्म आने लायक बात है। लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य को जब समझने की कोशिश करते हैं, ये कुछ बुनियादी प्रश्न हैं जिनके आधार पर धीरे धीरे संस्थान की ये समझ बनी है कि एक संविधान सभा बनाई जाए, जो लोकतंत्र के छुपे हुए पक्ष है, जो छुपे हुए प्रश्न है, वे जनता के सामने जाएं कि संविधान सभा की आवश्यकता क्या है। किसी भी व्यवस्था को अंतिम ना मान लिया जाए, ये सार्वभौमिक तथ्य है। व्यवस्था हमेशा देश काल परिस्थिति के अनुसार अपनी आकृति धारण करती है, उसे करना भी चाहिए। किन्हीं कानूनों के माध्यम से
या किसी आदर्श के माध्यम से उसे रोका नहीं जा सकता है, न रोका जाना चाहिए। अगर रोका जाएगा तो व्यवस्था यथार्थ की कसौटी पर खरी नहीं उतरेगी, और जब व्यवस्था यथार्थ की कसौटी पर खरी नहीं उतरेगी तो निश्चित रूप से समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। केवल भारत की बात नहीं, दुनिया की बात नहीं, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड केवल संतुलन के धागे पर टिका हुआ है। अगर हम देखते हैं जब अंतरिक्ष विज्ञान की तरफ, तो जितने भी ग्रह हैं उनका कोई आधार नहीं है। ग्रह, नक्षत्र, तारे जो भी ब्रह्मांड में, उनका कोई आधार नहीं है। कोई किसी पर टिका हुआ नहीं है दिखने में, लेकिन प्रकृति ने संतुलन नाम का एक ऐसा सूत्र पिरोया है जिसके आधार पर पूरा ब्रह्मांड एक प्रकार से संतुलित है। समाज व्यवस्था में भी इसी संतुलन की, ऐसे ही की एक संतुलन की आवश्यकता होती है, जिस पर आदमी का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। व्यवस्था का कोई ऐसा प्रकार हो जो समाज अपने आप संचालित होता रहे। लेकिन इन प्रभुत्ववादी धारणा के लोगों ने, जो या तो व्यवस्था का शब्द का अर्थ नहीं समझते थे, या सभ्यता शब्द की जो उसकी मूल मीमांसा है, जो उसकी मूल अवधारणा है, उसे स्वीकार करने में उन्हें ऐसा लगता है कि अगर इसे स्वीकार कर लिया गया तो हम शासन किसके ऊपर करेंगे। ये कुछ बुनियादी बातें हैं जिन पर निश्चित रूप से विचार होना चाहिए, और पब्लिक के सामने ये बात जानी चाहिए कि संतुलन बनाने के लिए व्यवस्था का ढांचा इस प्रकार बने कि व्यवस्था हमेशा यथार्थ के अनुसार निर्मित होती रहे। जो यथार्थ के अनुसार ना बचे उसे बाहर कर दिया जाए। इस इस प्रकरण की तरफ जाने के लिए संविधान सभा भारत में बननी चाहिए, और मैं तो कहता हूं भारत नहीं, पूरी दुनिया के देशों में बननी चाहिए। उसका अच्छा परिणाम ये जरूर आएगा जब यथार्थ के अनुसार सब जगह कानून बनेंगे, व्यवस्थाएं बनेंगी, तो जो अनेक प्रकार के युद्ध और संघर्ष हैं वो मेरे ख्याल में कुछ घटेंगे, या हो सकता है एक दिन दुनिया भर का आदमी सभ्यता के मूल अर्थ को समझ जाए। धन्यवाद। धन्यवाद नरेंद्र जी। देखिए, 3 बड़ी प्रमुख बातें रखी नरेंद्र जी ने। एक तो रखा कि अपॉइंटेड बाय द पीपल्स ऑफ इंडिया एंड कंट्रोल्ड बाय द पार्टीज ऑफ इंडिया, यानी हम जनप्रतिनिधि ना चुन करके दल प्रतिनिधि चुन रहे हैं। दूसरा उन्होंने केंद्रीय पर रखा, और तीसरा व्यवस्था के संदर्भ में रखा कि व्यवस्था जो है वह रूढ़िवादी ना हो जाए। ये 3 बातें। बाकी मैं चाहूंगा कि और साथी बताएं। पंकज भैया, आप बता रहे हैं, बताइए। बातों से सहमत बातों से भी सहमत हूँ, और अपनी बातों से भी, जो समय की बात हो रही थी, दोनों बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। चीजें हैं, जैसे एक बात हुई थी पहले भी, अपनी बात चलती रही है कि हम परिवार को महत्व देने के लिए एक चुनाव संचालन का ये सिस्टम बना सकते हैं कि परिवार से, जो आपने बात रखी भी थी अभी, कि मुखिया वोट करे और उसको पूरे परिवार के सदस्य का वोट माना जाए। मेरे विचार में जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसको हम वोट नहीं करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ तो ऐसा तो कर सकते हैं कि एक लोकसभा का कोई चुनाव होता है, उसको हम उस तरीके से कि मुखिया चुनाव का वोटिंग कर दे और हम उसको लोकसभा के चुनाव में उसकी स्वीकार्यता दे दें। लेकिन अगर कोई राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय कोई चुनाव होता है तो उसमें व्यक्तिगत भूमिका भी होनी चाहिए। मतलब परिवार को चुनाव में मतदान का पूरा अधिकार देना, मेरे को लगता है कि जो व्यक्तिगत विचारधारा को दबाने जैसा भी हो जाएगा कुछ। मेरी बात आ रही है, आवाज आ रही है ब्रिजेश जी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी, आ रही है आवाज। जी जी जी। दूसरा एक बात जो, मतलब ये मेरे व्यक्तिगत विचार था। दूसरा जो मैं एक चीज ये समझ पा रहा हूँ कि जो संविधान सभा का काम है, जो राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए थे और राष्ट्रपति से वो अधिकार 71 में जो 71 में इंदिरा गांधी ने ले लिए, उन अधिकारों की पुनर्स्थापना संविधान सभा को हो जाए, ये एक इसका मुख्य उद्देश्य है, जिस पर सिर्फ सभा उन्हीं बातों पर विचार कर सकती है जो संविधान
विधायिका जिन बातों को तय करती है, या उन बातों पर अपने विचार रख सकती है संविधान सभा जिस पर न्यायालय ने कोई निर्णय दिया हो और संविधान सभा समझती हो कि वो निर्णय जो गलत है। संविधान सभा कोई भी प्रस्ताव मेरे हिसाब से विधायिका के लिए रख नहीं सकती, ऐसा मेरा सोचना है। तभी ये संविधान सभा के रूप में इसका मतलब होगा। तीसरी चीज, जो दल विदल विधेयक दलीय प्रणाली की जो बात हो रही थी, उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि ये तो एकदम सिस्टम होगा तो यही कि बहुमत की सरकार होगी, वो शासन करेगी। इसका दूसरा कोई उपाय मेरे को तो दिखता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो उस पर दलीय प्रणाली है, दलीय प्रणाली मतलब सुप्रीमो का ऑर्डर, और जो एक होता है उसको जो पार्टी अपना एक को विप विप जारी करने का सिस्टम, ये बहुत गलत सिस्टम है। इन सिस्टम से संसद को मुक्ति पानी होगी। ये दो तीन चीजें हैं जो कि मेरे को लगती है जिस पर संविधान सभा को और गहराई से काम करना चाहिए। हाँ जी। जी ठीक है भैया। कोई मैं और साथी बताएं। मैं कुछ कहता हूँ भाई साहब। जी। जी बताइए अच्छा। आदरणीय। अभ्युदय जी, भाई अच्छा साहब कहें मैं। हाँ। जी 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 आदरणीय, आवाज आ रही क्या? जी, जी बिल्कुल साफ आवाज आ रही है आपकी, बोलिए भाई साहब। अच्छा। सबसे पहले तो सभी को करबद्ध प्रणाम। और आज विषय है संविधान। तो आज संविधान सभा की जरूरत क्यों पड़ रही है, यानी हमारा जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, यह भारत के लोगों के अथवा भारत के नागरिकों के उपयुक्त लायक नहीं है, तभी तो इस पर बहस छिड़ रही है। और हम भी मानते हैं कि यह बिल्कुल लायक नहीं है। अब आवश्यकता संविधान है क्या? तो जितना हमने समझा हूं, तो प्राकृतिक और सामाजिक नियम को संतुलित करने का एक व्यवस्था है, और उसी को पुस्तक रूप में इसे पिरोहित किया गया है। तो या तो सामाजिक और प्राकृतिक व्यवस्था का संतुलन ठीक से नहीं बनाया, अब कुछ चंद लोगों ने स्वार्थ के यानी अपनी स्वतंत्रता और सहजीवन का संतुलन के बीच में दूरी बना दी। तो अब महत्वपूर्ण उठता है कि सबसे पहला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रूल, यह भारत का संविधान है, और एक तरफ हमारे संविधान में लिखा क्या है ये हमको चिंतन करने के, समाज के बीच में रखने की जरूरत है। वी आर द पीपल। तो ये पीपल का संविधान है कि सिटीजन का संविधान है, यह प्रश्न उठ रहा है। अथवा पर्सन से पीपल के बीच में कितनी इकाई होती है, तो क्या उन इकाइयों का इसमें समावेश है कि नहीं है? और जो अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो पर्सन से पीपल तक, यानी लोग, एक तरफ लोग कहा जा रहा है और इधर मतलब सिटीजन के लिए मतलब संविधान बन रहा है। हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये दोनों के बीच में बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो जब संविधान पर रिसर्च करेंगे तो ये सारी चीजें निकल के सामने आएगी। तो ये संविधान जो वर्तमान हमारा, तो बिल्कुल समाज के अथवा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय नागरिकों के लायक नहीं है। ये हमारा इस पर आरोप है। कोई भी डिस्कशन करे तो और भी आप लोग भी बता सकते हैं। अब फ्रीडम से सहजीवन, तो किससे प्राकृतिक फ्रीडम, जैसे जिसे मूल राइट कहा जाता है, वो तो फ्रीडम है। लेकिन जब सामाजिक व्यवस्था में हम चलते हैं, तो प्राकृतिक और सामाजिक के बीच में संतुलन बनाने के लिए हमें सहजीवन आवश्यक है। और वो सहजीवन कैसे होगा? जब हम यहाँ पर्सन से पीपल के बीच के इकाईगत संविधान में सबकी सहभागिता होनी चाहिए। यानी पहली इकाई हमारा फर्स्ट परिवार से लेकर के, यानी समाज के बीच में, ये विस्तृत विषय होगा। तो और आगे जब बात उठेगी तो हम इस पे बात करेंगे। तो आवश्यक है कि संविधान सभा में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं कि हम संविधान सभा में बना करके और फिर उसको रोक दें?
तो ये संविधान सभा में जैसा कि अभी तक 106 संशोधन हो गए, कितने प्रस्ताव हुए पारित ये अलग बात है। तो संशोधन होता चला जाए, अब संशोधन कौन करता चला जाए? क्या वही जल्लाद ही संशोधन करता चला जाए कि कम से कम उस निरपराधी को भी अवसर देना चाहिए? तो लोक और तंत्र के बीच में जो लोक है अभी अपने को निरीह मान रहा है और अपराध वही तंत्र तय कर रहा है कि तुम अपराधी हो। अभी हमारे न्यायपालिका की भी दृश्य सामने आई है और वर्तमान में अभी जो लोकतंत्र का डिसीजन हुआ है कि हमको नियुक्त कर दो, मतदान कर दो, तो हम लोग मतदान करते चले आ रहे हैं, जल्लाद चुनते चले आ रहे हैं और ये नहीं सोच रहे हैं कि हम लोग जल्लाद चुन रहे हैं तो अपने वही मुर्गा की एक कहानी होती है ना कि काटते जाओ और खाते जाओ। तो हम लोग खा मतलब हमारे बच्चे मतलब ये लोग काटते जा रहे हैं, बच्चे हमारे खाए जा रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले हम लोग संविधान सभा में लोगों को जागरूक करें कि क्यों इस विषय में हम लोग इस दिशा में सोच रहे हैं। प्रश्न उठता है कि क्या देश में एक ही इकाई काम कर रही है? बिल्कुल नहीं। मैं अध्ययन कर रहा हूं कि हर लोग अपने अपने ढंग से संविधान सभा बना रहे हैं, संविधान निर्माण कर रहे हैं, पर कौन सा संविधान समाज के हित में है? तो जैसा हम लोग क्योंकि सोसाइटी के हित में चल रहे हैं, तो अभी हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत से वर्ल्ड संविधान की ओर बढ़ेंगे। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम कोई वहां प्रमाण देंगे तब अगला व्यक्ति उसे स्वीकार करता है। मजबूत व्यक्ति जैसा कोई नियम बना देता है, छोटे उसके फॉलोवर बनते हैं। तो हम लोगों को फॉलोवर अभी नहीं बनाना है, हम लोगों को उसको जागृत करना है कि क्या यह संविधान आपके लिए उपयुक्त है कि नहीं है। ये पुस्तक मात्र है, बना दिया गया है उस समय, और उसको पुस्तक में इमेंडमेंट करते चले जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा आवश्यक है संविधान सभा में बनाने के पहले लोगों के बीच में ये जागरूकता कि संविधान जो है वह लोगों के लिए है कि सिटीजन के लिए है। यदि ये दिमाग में लोगों की भर जाएगी, क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तरफ इंडियन कहा जाता है, दूसरा तरफ भारतीय। हम भारतीय कहते हैं, इंडियन का मतलब भारतीय ही होता है। तो केवल भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है और इधर वी आर द पीपल, पीपल का शब्द हमारे संविधान में लिखा है। तो जब लोगों का संविधान लोगों के लिए है तो लोगों का बहुवचन नहीं होता। हमारी संस्कृति भाषा का भी ध्यान कर लें। तो जब बहुवचन नहीं हो सकता तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है भारतीय संविधान, तो इसको भारतीय संविधान क्यों कहा गया? पीपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड कहा जाता तो अधिक अच्छा होता। यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको लिखना चाहिए इंडियन सिटीजन रूल्स, इंडियन फैमिली रूल्स, इंडियन विलेज रूल्स, इंडियन डिस्ट्रिक्ट रूल्स, इंडियन स्टेट रूल। यानी ये सब रूल जब बने तब जाकर के हम समझते हैं कि हमारा जो मूल नींव होगी वह मजबूत होगी। ये नींव ही कमजोर है संविधान की, तो चाहे कितना भी संविधान सभा बन जाए और हम उस पर बिल्डिंग और व्यवस्था नहीं तैयार कर सकते और सामाजिक और प्राकृतिक व्यवस्था के बीच संतुलन नहीं निर्मित कर सकते। और हम लोग चाह रहे हैं कि प्राकृतिक और सामाजिक दोनों के बीच में संतुलन निर्मित हो, ऐसी व्यवस्था के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो इन चीजों पर भी सब लोगों को कम से कम अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के बाद डिस्कशन से और भी जो कमियां हो उसको समाज आप सबके बीच में रखना चाहिए। बस इतना ही मैं आज इस बात में रखना चाहूंगा और चाहूंगा कि इस विषय को और अच्छे से संविधान सभा के साथ साथ विश्व संविधान सभा भी बने तो और अच्छा होगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय। मैं मुझे लगता है कि जी बताइए आदरणीय। अभी 9:01 हो रहा है, हम लोग आगे अभी चर्चा अपना कंटिन्यू कर। पवनजय जी कुछ कह रहे थे क्या? मैं 1 मिनट में कुछ कहना चाह रहा था। जी एक बात मुनि जी ने भी कही और
आज के विषय का ये मूल थीम भी है कि संविधान सभा की आवश्यकता क्यों। वास्तव में संविधान सभा का जो एक सीधा सा मतलब पब्लिक समझती है वो ये है कि एक संविधान बना दिया गया जिसके आधार पर तंत्र कार्य करेगा, और उसके बाद संविधान सभा का कोई औचित्य रह नहीं जाता। जब तंत्र को, अब होता क्या है कि तंत्र को अगर कोई कार्य करने में असुविधा आ रही है, अर्थात संविधान चूंकि उसकी सीमाएं बांधता है, संविधान उन सीमाओं पर उनको अतिक्रमण नहीं करने दे रहा है, उनको रोक रहा है, तब तंत्र को आवश्यकता पड़ती है संविधान संशोधन की। अन्यथा संविधान संशोधन की कोई आवश्यक सामान्य तौर पे नहीं पड़ती। एक जो बात मुनि जी ने कही कि संविधान सभा ने अपने पूरे अधिकार अपना प्रतिनिधि राष्ट्रपति के रूप में बना दिया, यह बात तब ठीक जान पड़ती है जब हम यह मान लें कि तंत्र को किन्हीं परिस्थितियों में हमने संविधान संशोधन का अधिकार दे रखा है, अथवा तंत्र को हम यह ऑथराइज करते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर आप संविधान संशोधन कर सकते हो, और उस संविधान संशोधन के आधार पर जो आपके द्वारा प्रस्ताव दिया गया है, उस आधार पर राष्ट्रपति चिंतन मंथन करके उसको स्वीकृति दे देगा और वह कानून के रूप में, वह संवैधानिक प्रावधानों के रूप में शामिल हो जाएगा। यहां पे एक बड़ी पेच यह फंसता है कि जब एक देश की, मान के चलिए सीधे प्रत्यक्ष चुनाव में तो लगभग 90 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ के लोग शामिल होते हैं, और उनसे 100 करोड़ लोगों की सहभागिता के साथ जाकर के बनता है संसद, और उस संसद के ऊपर भी संविधान संशोधन के लिए आपने एक व्यक्ति बैठा रखा है, जहां पे कि 100 करोड़ की आबादी मिल करके कह रही है कि यह संविधान संशोधन होना चाहिए, और उसके लिए एक की आपने बना दिया है राष्ट्रपति। तो मुझे लगता है कि एक बेसिक मौलिक गलती शुरुआत में हमसे यही हो गई। हमको यह समझना चाहिए, जैसा नरेंद्र जी भाई साहब ने कहा, कि कोई भी व्यवस्था सार्वकालिक नहीं होती। आज बनाई गई व्यवस्था हो सकता है ठीक 1 सेकंड बाद किसी नए तथ्य के सामने आने के साथ ही, नई परिस्थितियों के सामने आने के साथ ही कालबाह्य हो जाती है। उस समय संविधान संशोधन की जो आवश्यकता है, संविधान संशोधन की जो प्रासंगिकता है, संविधान संशोधन की जिन अर्थों में आवश्यकता है, उन अर्थों की पूर्ति के लिए एक अस्थाई सभा अवश्य होनी चाहिए। नागरिकता, अभ्युदय जी भाई साहब ने बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने कहा कि पर्सन के लिए है कि सिटीजन के लिए है। प्रत्येक नागरिक की भूमिका अगर संविधान संशोधनों में नहीं है या संविधान के निर्माण में नहीं है, तो हम यह नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति की सहमति उस संविधान में है। संविधान का मतलब ही है कि प्रत्येक व्यक्ति की सहमति, जिन जिन की सहमति उस संविधान के प्रति है, उस संविधान में अपनी सहमति दर्ज कराता है, वह व्यक्ति उसका नागरिक मान लिया जाता है, उसका उसका जो है सिविलियन मान लिया जाता है। अगर हम यह सुविधा नहीं दे रहे हैं कि प्रत्येक नागरिक संविधान संशोधन में सीधी भूमिका स्थापित अपना नहीं दे पा रहा है, तो किस प्रकार हम उसको नागरिक होने का अधिकार दे रहे हैं। मेरी बात यहीं पे मैं समाप्त करता हूं, और यह समझने के लिए मैंने यह बात कही है कि थोड़ा सा इसको फिर से एक बार थोड़ा सा विस्तार किया जाए, इसको समझने का प्रयास किया जाए कि आखिर संविधान संशोधन के लिए एक अतिरिक्त इकाई क्यों होनी चाहिए, जबकि हमारे पास एक संसद है जिसमें उच्च सदन और निम्न सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों है। यहां पर यह बात आती है
कि राज्यसभा या लोकसभा दोनों ही उसी तंत्र के अंग हैं जिस तंत्र को संचालित करने का हमने प्रावधान संविधान में मतलब निर्दिष्ट कर रखा है, लिख रखा है। तो तंत्र के पास ही संविधान संशोधन का अधिकार होना एक बहुत बड़ी चूक मेरे समझ से दिखती है संविधान निर्माताओं की, या फिर उस समय का। खैर, पूरे विश्व का संविधान ऐसे ही बना। कुछ देश हैं जो मेमोरेंडम के हिसाब से उन्होंने कह रखा है कि हम प्लेबिसाइड कराते हैं, मत संग्रह कराते हैं लोगों का, उस आधार पे हम निर्णय करते हैं। लेकिन फिर भी संविधान सभा एक जरूर होनी चाहिए जो संविधान संशोधन के पहले व्यापक विमर्श कर सके, और उसमें प्रत्येक नागरिक की सहभागिता होनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। ब्रजेश जी। जी बताइए आदरणीय। हेलो। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे विचार से वो संविधान ज्यादा सजीव है जिसमें नित्य नए संशोधन होते रहते हों जरूरत के हिसाब से। मतलब वो समाज के साथ साथ चलता रहे, और ऐसा अगर रहेगा तो वो काल बाह्य भी नहीं हो सकेगा। अभी तो क्या होता है कि कोई एक मसला 50 साल पहले से उठ रहा होता है और उस पर संविधान संशोधन होने में या आने में 50 साल लग जाते हैं। ये लॉस्ट ऑफ एनर्जी है एक तरह से। और दूसरी, हम सब लोगों की जो समझ है कि संविधान संशोधन में जो पार्टिसिपेशन है लोगों का, वो पार्टिसिपेशन मूलतः और सिद्धांततः भी बहुत जरूरी है। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ, तो देश स्वतंत्र हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश को के चारों तरफ एक जंजीर डाल रखी थी और उसको उन्होंने बंद कर रखा था कहीं। दरअसल स्वतंत्र हुए लोग, स्वतंत्र हुआ व्यक्ति, स्वतंत्र हुआ नागरिक, सॉरी, ठीक है। तो जो स्वतंत्र हुआ वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में हुआ और सामूहिक कैपेसिटी में भी हुआ। तो उस इंडिविजुअलिटी उसको भी सुरक्षित रखना और उसका सामूहिक चरित्र जो है, ठीक है, उसको भी सुरक्षित रखना, ये दोनों चीजें ही जरूरी हैं। दूसरी बात यह है कि वर्तमान जो संविधान है, उस संविधान की प्रेरणा जो है वो कहीं ना कहीं उसी औपनिवेशिक युग से ली गई है, और वो संविधान समाज को नियंत्रित करने का दस्तावेज है। वो संविधान समाज के द्वारा संचालित नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या है, और ये समस्या इतनी बड़ी है कि ये उस स्वतंत्रता के विपरीत चली जाती है जो स्वतंत्रता भारत के लोगों को मिली थी। तो इसको पलटना और बदलना, कई बार मुझे ये लगता है कि ये स्वतंत्रता की उस अधूरी लड़ाई या उस लड़ाई को फिर से अधर में छोड़ देती है, ठीक है, जिसे ये तो कह दिया गया कि देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन देश के स्वतंत्र होने का मतलब जो है वो अंग्रेजों का यहां से चले जाना मात्र नहीं हो सकता। गांधी ने शायद इस पर इशारा किया भी था। मतलब यहाँ कोई मंगल ग्रह के लोग भी आकर रहने लगे और शासन करने लगे, मतलब वो भी व्यवस्था का हिस्सा बन जाए। लेकिन यहाँ पर जो निर्णय लिए जाने हैं अलग अलग इकाइयों में, इकाईगत, उनमें अगर पार्टिसिपेशन को वो सुनिश्चित करते हैं, पारदर्शी बनाते हैं और स्पष्ट तरीके से उसमें वो होता है, तो ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भारत पर शासन अंग्रेज कर रहे हैं कि मुगल कर रहे हैं कि पठान कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ सनातनी शासन कर रहे हैं या कौन कर रहा है।
वो सब तो धर्म के विषय हैं, ठीक है, अलग बात है। तो ये एक बात है, और मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से सचेत भी हूं और सक्रिय भी हम सबको होना चाहिए। जो ज्ञानेंद्र जी ने कहा, संविधान सभा बनाने की जो दिशा है, उसे लेकर हमारी कुछ बातचीत पहले भी हुई है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। तो ये एक बात है, इसके क्या फॉर्मेट हो, किस तरह से हो, ठीक है, वो एक बात है। और उस दिशा में अ, क्योंकि पार्टिसिपेशन उस नागरिक का, उस व्यक्ति का, उस नागरिक का जरूरी है जो स्वतंत्र हुआ था, वरना उसकी स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा हो जाएगा। तो ये एक मसला है, ठीक है। और इन अर्थों में आप और हम करीब करीब उतने ही स्लेव हैं, उतने ही गुलाम हैं, जितने 15 अगस्त 1947 के पहले रहे होंगे। उस गुलामी की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ये शासन जो है उसकी उसकी कृपा पर निर्भर करता है करीब करीब। तो ये विचार भी उत्तम है, और इस दिशा में हम सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए पूरे प्राणपण से। और जी, बस इतना ही। जी, धन्यवाद धन्यवाद आर्य। नरेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे? विजय जी। हाँ जी, सभी को मेरा एक नमस्कार। मिनट। हाँ, ज्ञानेंद्र जी। एक महत्वपूर्ण सूचना, दिक्कत ये है, वास्तव में कार्यक्रम दिल्ली से संचालित होता था, बीच में आज ये लगा कि नहीं, इसको रामानुजगंज से संचालित किया जाना चाहिए। तो कुछ टेक्निकल मुझे लग रहा है कि हमारा लॉगिन नहीं हो पाया, जो हमारा रजिस्टर्ड आईडी है उससे, या किन्हीं वजह से ये 40 मिनट पे फिर समाप्त कर देगी मीटिंग। और दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है। एक तो ये सूचना है कि मैं बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूं कि आज हमारी पहली मीटिंग ही इन टेक्निकल इश्यूज को लेकर के हो गई। अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन आज ये दिक्कत आ रही है, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन एक ये सूचना है कि 12 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी 5 दिन का ज्ञानोत्सव का कार्यक्रम रामानुजगंज में रखा गया है। आप सबको उसकी सूचना पहले से भेज दी गई है और बीच बीच में जाती भी रहेगी। इन्हीं 5 दिनों में 3 दिन यानी कि 13, 14, 15 फरवरी को हम लोगों का संविधान सभा दोबारा बैठेगी, जिस पर हम लोग इस चर्चा को और आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। अभी मुझे लग रहा है कि 1 मिनट के से कम समय है, मीटिंग समाप्त हो जाएगी। तो मैं फिर से एक बात ये कहना चाह रहा था कि आज की मीटिंग की अध्यक्षता तो बजरंग मुनि जी ने की थी। अगली मीटिंग के लिए मैं नरेंद्र जी भाई साहब का, नरेंद्र सिंह सिरोही जी का नाम अध्यक्षता के लिए प्रस्तावित करता हूं। आप में से कुछ लोग उसकी सहमति दें, अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर विचार कर लिया जाए। और बढ़िया नाम है, मैं सहमत देता हूँ, और भी साथी सहमत होंगे। ठीक जी, नाम। मेरी भी सहमति है। आज की बैठक के सब लिखित प्रावधान जो बोले गए हैं ना, वो जी लिखित दस्तावेज होने चाहिए भैया। जी भाई साहब, फिलहाल पूरी जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, व्यक्ति के नाम के साथ। किसने क्या कहा संविधान सभा के संबंध में, वो लिखा हुआ होना चाहिए। हाँ जी। ज्ञानेंद्र जी, क्या इसके बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी या दोबारा फिर जुड़ना है? बस मीटिंग खत्म हो जाएगी 20 सेकंड में। हाँ, मीटिंग समाप्त हो जाएगी, और मुझे लगता है कि फिर से जुड़ने में आधा अधूरा रहेगा। मैं कुछ कहना चाहता था, हाँ, वो मैं आपके ग्रुप में लिखित तौर पे भेज दूंगा, ठीक है? संविधान सभा वाले ग्रुप में चीज को